प्यारे विद्यार्थियों, हमारा टॉपिक जो चला हुआ है फिलहाल तक वो है फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में फ्रांस के लोगों ने राजतंत्र के खिलाफ की, तानाशाही के खिलाफ की। इसका जो प्रमुख नारा था वो था समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, अधिकारों के लिए संघर्ष करना। इसके अनगिनत कारण थे। इसके लिए जहां लुई 14वां, 15वां, 16वां जिम्मेदार थे, उनकी शासन व्यवस्था जिम्मेदार थी, वहीं मेरी अंत्यानेत की भूमिका, उसकी अकर्मण्यता, उनके द्वारा फिजूल खर्ची और शासन के अंदर अनैतिक रूप से जो हस्तक्षेप था, ये बहुत बड़ा कारण जिम्मेदार हुआ। इसके साथ साथ वहाँ का जो आर्थिक ढांचा था, जिसमें 3 वर्ग बने हुए थे, एक पादरी वर्ग, कुलीन तंत्र और सामान्य जन। सामान्य जन सभी प्रकार के कर देता था, लेकिन उसे किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं था। इसके साथ साथ फिजूल खर्ची, आए दिन युद्धों का प्रभाव और जो है राजा के द्वारा समय समय पर जो डिमांड करना, राजा के द्वारा जो है जनसाधारण को किसी भी प्रकार का सहयोग ना देना। उसके साथ साथ जो धार्मिक नीति थी कि जो कैथोलिक जो संप्रदाय था, जो ईसाई धर्म के अंदर कैथोलिक था, उसके साथ साथ जो वहाँ प्रोटेस्टेंट वाले और यहूदी थे, उनके साथ अमानवीय गैर बराबरी का जो व्यवहार किया जाता था। जो मध्यम वर्ग जो वहाँ का था, मध्यम वर्ग के साथ जो व्यवहार किया जाता था, ये सभी व्यवहार, सभी कारण जो है सामूहिक रूप से फ्रांस की क्रांति के लिए सहायक सिद्ध हुए। इसमें जो है एक कारण जो है, हम ये नहीं कह सकते कि एक ही कारण इसके लिए जिम्मेदार है, अपितु इसके लिए अनगिनत कारण जो है जिम्मेदार हैं। इसके बाद एक भूमिका आती है, इसके बाद जो प्रमुख भूमिका आती है, कहते कि वैचारिक पृष्ठभूमि या दार्शनिकों की भूमिका। दार्शनिक से अभिप्राय बेटा, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो बुद्धिजीवी लोग थे, उन बुद्धिजीवी लोगों के द्वारा किस प्रकार से समय समय पर लेखों के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से अपने विचारों को जो है जनसाधारण तक पहुंचाया। इसमें चाहे रूसो हो, चाहे जो है मॉन्टेस्क्यू हो, चाहे वाल्टेयर हो, चाहे दिदरो हो, सभी जो राइटर उस समय के हुए हैं, इन सभी के विचार फ्रांस की क्रांति के लिए सहायक सिद्ध हुए। तो आज जो है हमारा जो टॉपिक जो चला हुआ है, उस टॉपिक के अंदर है दार्शनिकों की भूमिका। कहते हैं कि फ्रांस के अंदर पुस्तकालयों की स्थापना हो चुकी थी। यहां पुनर्जागरण काल में बड़ी संख्या में यहां पर छापे खाने स्थापित हो चुके थे। बड़ी संख्या में पुस्तकें प्रकाशित होनी प्रारंभ हो गई थी। बाइबल का फ्रेंच भाषा में अनुवाद हो चुका था। अनेक पुस्तकों का ट्रांसलेट किया जाना प्रारंभ हो चुका था। बड़ी संख्या में विश्वविद्यालयों की स्थापना हो चुकी थी। बड़ी संख्या में पुस्तकालयों की स्थापना हो चुकी थी। लोगों के पास जो है पुस्तकों का अंबार लग चुका था। लोग ज्ञान अर्जित कर रहे थे, लोग ज्ञान दे रहे थे, लोग ज्ञान अर्जित कर रहे थे। अब क्या हुआ, कहते कि लुई 14वें के शासनकाल से ही फ्रांस में प्रेस के ऊपर, इन विचारकों के ऊपर, अनेक प्रकार के लेखकों के ऊपर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाए जाने प्रारंभ हो चुके थे। जो लेखक थे, जो सरकार के खिलाफ या जो है कैथोलिक धर्म या पादरियों के खिलाफ जो आवाज उठाता था, कुलीन तंत्र के खिलाफ जो आवाज उठाता था, क्या करते थे, उसको सरकारी रूप से यातनाएं दी जाती थी। उसे जो है कारावास में डाल दिया जाता था, देश निकाला दे दिया जाता था। इसके साथ साथ इनके प्रकाशन के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाता था।
सेंसर बोर्ड, सेंसर कहते हैं जिसे, प्रतिबंध लगाया जाता था, इनके प्रकाशन ना होने दे, ऐसा कार्य किया जाता था। बाहर से जो विदेशों से जो पुस्तक आती थी, जो पुस्तक मंगवाई जाती थी, उन पुस्तकों के ऊपर शुल्क की मात्रा ज्यादा या उन पे प्रतिबंध लगाने का कार्य जो है इस समय किया जा रहा था। लेकिन जो है इसके बावजूद भी क्या हुआ कि फ्रांस के अंदर दिनों दिन इन विचारकों के विचार जनसाधारण तक पहुंचने लगे। आए दिन जनसाधारण के मध्य इन विचारकों का प्रचार प्रसार होने लग गया। इसमें जो प्रमुख कहते हैं वो नंबर 1 पे थे मांतेस्क्यू। ये 1689 से लेकर 1755 ईस्वी तक, इस समय 2 शासकों का शासन इसके समय में प्रारंभ होता है। एक शासक लुई 14वां और लुई 15वां का शासन भी इस समय था। लुई 14वां और लुई 15वां दोनों शासकों का शासन जो है इसके काल में आता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आती है वो ये थी कि इसके द्वारा, मांतेस्क्यू द्वारा, कहते ये कौन था, सबसे पहले कहते बोर्दो की जो पार्लियामेंट थी ना, पार्लियामेंट जो संसद थी, उसमें जो है बोर्दो में एक न्यायाधीश था, और जो है ये क्या था, ये राजतंत्रवादी था। लेकिन कहते हैं और कैथोलिक धर्म में बड़ा विश्वास रखता था। 1730 ईस्वी में इंग्लैंड की यात्रा करता है। जब ये इंग्लैंड की यात्रा की, जिस प्रकार से मार्टिन लूथर किंग के विचार जो थे वो बिल्कुल जो है धर्म के प्रति आस्तिक था वो व्यक्ति, वो कैथोलिक धर्म के अंदर पूर्णतः विश्वास करता था, वो पोप में पूर्ण श्रद्धा रखता था, चर्च में पूर्ण श्रद्धा रखता था। लेकिन जब जो है मार्टिन लूथर किंग रोम गया और उसने वहां का आव भाव देखा तो उसके विचार चेंज हुए और उसने बगावत कर दी। इसी प्रकार से कहते हैं कि जो मांतेस्क्यू राजतंत्रवादी था, राजा को यह मानता है कि राजतंत्र ही सब कुछ है, राजतंत्र ही सब कुछ है, इसका खुद का विचार था। लेकिन जो है जिस प्रकार से मार्टिन लूथर किंग के विचार बदले थे, उसी प्रकार से जब इंग्लैंड की यात्रा की तो इंग्लैंड की यात्रा के दौरान वहां राजा की निरंकुश शक्ति नहीं देखी, अपितु वहां जो है इसने जनसाधारण के बारे में कानून देखे, वहां का खुला वातावरण देखा इंग्लैंड का। तो इससे कहते कि राजतंत्र के प्रति इसके मन में जो है द्वेष की भावना, निरंकुश तंत्र के प्रति द्वेष की भावना जागृत हुई। ये जो है ओपन माइंडेड व्यक्ति किस प्रकार से जो है संकुचित विचारधारा यानी राजतंत्रवादी विचारधारा से किस प्रकार से मानवतावादी विचारधारा, या हम कहें कि किस प्रकार से जो है प्रजातांत्रिक विचारधारा में इसके विचार चेंज हो जाते हैं। इसमें कहते हैं बेटा, इसके द्वारा जो क्या हुआ, इसके द्वारा 20 वर्ष की कठिन मेहनत के बाद 1748 ईस्वी में द सेपरेट ऑफ लॉ, कानून की आत्मा नामक पुस्तक लिखी गई। कानून की आत्मा, कहते इस पुस्तक की 18 महीने में 22 संस्करण निकाले, और जो है इसमें क्या किया इसने, इसमें राजा के दैवीय अधिकार कौन से, जो राजा बार बार एक बात पुकारा करता कि भाई जो है मैं जनसाधारण के द्वारा चुना हुआ नहीं हूं, अपितु राजा जो है परमात्मा के द्वारा स्थापित किया गया है, जो इस बात के बारे में प्रचार किया करते उस बात का प्रचार बंद हो गया। इसमें जो है आवाज उठाई, जो राजा बार बार कहता दैवीय अधिकार, इसने कहा कि दैवीय अधिकारों के ऊपर कटाक्ष किया। उसने कहा कि राजा के पास दैवीय अधिकार नहीं है, अपितु ये हमारे बीच के अंदर से ही एक है, यानी समानता की बात की। इसके साथ साथ वो तानाशाही के स्थान पर वो कहता है कि कुछ सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों, एक आदमी के हाथ में शासन ना होकर शासन का विभाजन होना चाहिए। वो जो है न्यायपालिका, कार्यपालिका, जो विधान पालिका, इनमें एक नहीं अपितु इनकी मांग करता सभी को जो है सामूहिक रूप से शक्ति देने की बात करता है। इसके साथ साथ एक काम और भी करे हैं, इसके साथ जो चर्च में जो भ्रष्टाचार है, चर्च में किस प्रकार से जो चर्च का और राज्य का जिस प्रकार से गठजोड़ है, इन दोनों का किस प्रकार से षड्यंत्र है, इस बात को उजागर करता है। द पर्शियन लेटर्स नामक पुस्तक लिखता है।
पर चर्च के दोष, राजा की निरंकुशता, इन दोनों के बारे में बताता है। पादरियों का किस प्रकार का जीवन शैली है, किस प्रकार का व्यवहार वो करते हैं, इन सभी बातों को वो डिटेल से प्रस्तुत करता है। इसके साथ अगला जो राइटर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वाल्टियर। वाल्टियर जो है ये 1694 ईस्वी से 1694 से लेकर 1778 ईस्वी तक शासक रहता है। इसके समय में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कहता है कि ये जो है इसे दार्शनिकों का राजा कहा गया है। ये बड़ा साहसी था, अपनी बात को प्रस्तुत करने का इसमें मादा था। ये अपनी बात को, अपने स्वतंत्र विचारों को कहते हुए कभी डरता नहीं था, निडर था। इसने अनेक पुस्तकों की रचना की, अनेक पुस्तकों की रचना की जो जनसाधारण में विचारों को प्रस्तुत करने के लिए, जनसाधारण को बातें करने के लिए, जनसाधारण को नई आवाज देने के लिए, राजा की कमजोरी बताने के लिए ये अपने राइटर के माध्यम से अपनी जो है अपनी लेखनी के माध्यम से प्रस्तुत करता है। कुछ पुस्तकों के नाम भी आते हैं इसमें, लेटर्स ऑन द इंग्लिश, एसेज ऑफ यूनिवर्सल हिस्ट्री, ये कुछ पुस्तकों के नाम हैं। इसके साथ साथ काफी पुस्तकें लिखता है ये। अब इसमें सबसे मेन बात एक आती है, ये कहता है ये निरंकुशवाद में विश्वास करता है। इंपॉर्टेंट बात क्या आई, निरंकुशवाद, ये राजा की ताकत में विश्वास करता है, एक व्यक्ति के शासन में विश्वास करता है। ये कहता है कि 100 चूहों की बजाय एक शेर का शासन अच्छा है। लेकिन फ्रांस के अंदर जो व्यवस्था थी, फ्रांस के अंदर व्यवस्था क्या थी, फ्रांस में व्यवस्था बेटा ये चली हुई थी कि फ्रांस का जो वातावरण था उसमें जो एक आदमी के हाथ में नाम के लिए लुई 16वां शासक है, नाम के लिए लुई 16वां शासक है, लेकिन उसके हाथ में सत्ता नहीं है। क्योंकि मेरी एंटरनेट और जो अलग अलग कहीं सामंतों में, कहीं जो है कुलीन तंत्र के अंदर, और कहीं जो है क्या बोलते हैं इसको पादरी वर्ग, सत्ता का विकेंद्रीय हो चुका था, अलग अलग सत्ता जो है खिंड भिन्न हो चुकी थी। लुई 16वां इतना ताकतवर नहीं था। अब क्या हुआ, इसके साथ साथ इसके बारे में कुछ बड़े इंपॉर्टेंट और कुछ बातें आती हैं। कहते हैं वाल्टियर प्रारंभ में कवि और नाटककार था, कवि और नाटककार है। अब जो कवि और नाटककार तक के कहते हैं कि इसमें जो है उसके व्यंग से चिढ़कर एक कुलीन ने वाल्टियर को कोड़े मरवाए थे। जिस प्रकार से हमारे हास्य कवि आपने देखे होंगे, यहाँ हमेशा देखते, यूट्यूब पे भी देखते हो, कभी जो है हास्य कवि का जो कभी किसी राजनेता के जो बारे में जो शब्द कहते हैं, किस प्रकार से जो है वो खिल्ली उड़ाते हैं, मजाक के उसमें हर राजनेता के वो खिल्ली उड़ाते हैं, मजाक बात भी कह जाते हैं, मजाक का मजाक। तो कहते हैं कि इसने जो है एक कुलीन के ऊपर व्यंग्य कराया, जिसमें से कोड़ों से पिटवाया और कैद में डाल दिया। 1726 ईस्वी में इसने रिहा कराया, लेकिन एक शर्त ये कि तेरे को जो एक काम करना है, फ्रांस छोड़ देना है। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि कुलीन तंत्र जो था उसके मध्य इसकी इमेज डाउन थी। क्यों? वो उनके ऊपर कटाक्ष करता था, जनसाधारण की बातें उठाता था, उनकी कमियों को बताता था, उजागर करता था। ये चला गया इंग्लैंड चला गया। तो 1733 ईस्वी में द लेटर्स ऑन द इंग्लिश जो है इंग्लैंड में इसके द्वारा प्रकाशित किया गया। अब फ्रांस में भी इसके संस्करण आ गए। अब इस लेटर्स ऑफ इंग्लिश में ऐसा था कि भाई पुस्तकों पर जो है फ्रांस में प्रतिबंध लगा था कि इसमें कुलीन तंत्र, पादरी वर्ग, फ्रांस की जो व्यवस्था थी उसके ऊपर ये कटाक्ष करता, और इंग्लिश जो व्यवस्था है, इंग्लैंड की जो व्यवस्था थी उसकी प्रशंसा करता है। ये राजतंत्र की बात भी करता है थोड़ी थोड़ी, लेकिन जो है फ्रांस के ऊपर टॉपिक करता, किस प्रकार से फ्रांस के अंदर कुलीन तंत्र के लोग कुंडली मार के बैठ गए हैं और राजा वहां कमजोर है। चर्च के अंदर जो भ्रष्टाचार है उसको उजागर करता है। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि जो है वाल्टियर के विचार फ्रांस में फैलने लग गए। इसने एक बात और कही थी चर्च के बारे में, चर्च को एक बदनाम संस्था कहा था, चर्च को एक बदनाम संस्था कहा था। और जो पादरी जो है, पादरी वर्ग के बारे में इसके विचार थे। इसने कहा था, अपनी पुस्तक में भी कहा
इसने कहा कि जो है ये ढोंगी और पाखंडी लोगों की एक संस्था है। अब बेटा एक बताओ, एक ढोंगी और पाखंडी लोग कहता है इन्हें, किसको? जिस चर्च को लोग मानते हैं उसको। उसके साथ कहता है कि ईसाइयत में वर्णित चमत्कार जो है ना, चमत्कार या रहस्य कल्पनाएं, चमत्कार हो जाएगा भाई, जो एकदम ईसा मसीह प्रकट हो जाएगा तेती बिना के दे देगा। जो कर मारे देवी देवता आज है रोज फिल्मा में दिखाओ, नाटका में वो हाथ करे है, पता नहीं कितना सोना चांदी रो आदमी दिक्कत हो रही एकदम ठीक हो जाए। कितने माता शेरावाली का नीचे तो शेर सरग जा रहा जो है आम बचा दे है, कितने शिवजी भगवान की नेत्र खुल जाए। ये जो बातें अपने हाड़ के हैं, उड़े भी हाड़े के हैं कि जो चमत्कार की जो बातें कहते हैं, चमत्कार के ऊपर ये कटाक्ष करता है। और जो है फ्रांस में जितनी भी राजतंत्र की बुराइयां हैं सभी बुराइयों का विरोध करता है। ठीक है भाई, मान लिया कि निरंकुशवाद में विश्वास करता है, लेकिन निरंकुशवाद भी नहीं है। तो अतः जो है इसके विचारों से फ्रांस में के लोगों में जागरूकता, ये नहीं कैसे क्रांति आ गई, हाँ लोगों में जागरूकता आ गई। लोग चर्च और जो है राजा के खिलाफ उसका जो जो सिस्टम चला हुआ था उस सिस्टम के बारे में लोग ज्यादा से ज्यादा जानने लगे। एक आता है रूसो, 1712 से 1778 ईस्वी में। रूसो कहते हैं, रूसो जो है फ्रांस का ही नहीं, वाकई ये जो जितने भी राइटर हैं फ्रांस के नहीं, अभी तो पूरे के पूरे मैं इसको कहें क्या बोलते हैं इसको, यूरोप, और यूरोप के बाद पूरे के पूरे विश्व के लिए इन लोगों ने एक प्रकाश पुंज का कार्य किया। इन लोगों ने इसने पुस्तक लिखी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता। और इस पुस्तक में क्या करा, इसने जो है राजनीतिक चिंतन की एक क्रांतिकारी महत्वपूर्ण इसकी रचना मानी गई है। इस पुस्तक का पहला ही शब्द जो है, जो पुस्तक प्रारंभ होती है उसमें क्या कहे, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वो बेड़ियों में हमेशा जकड़ा रहता है। उसने सामाजिक समझौते की बात कही। इसके द्वारा इसमें एक बात कही गई कि जो राजा जो है ना, राजा हमारे अंदर से ही है। राजा एक सामाजिक समझौते के तहत सत्ता के ऊपर बैठा है। आम लोगों ने राजा को बैठाया है, ये बात कहता है यो, आम लोगों ने बैठाया है। अब क्या हुआ, राजा को बैठा दिया, एक समझौते के तहत बैठाया था, यानी जो है आम सारे लोग बराबर थे, उनमें तो एक आदमी को खास बना दिया। उस एक समझौता हुआ था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो कहता, सामाजिक समझौता। लेकिन राजा और कुलीन तंत्र के लोग इस समझौते के खिलाफ हैं। ये जो क्या कहता है, ये कहता है कि जो है प्रजातंत्र, लोकतंत्र, ये गणतंत्र की बात करता है, गणतंत्र जिसमें सभी लोगों को समान नागरिक अधिकार प्राप्त हो, समानता हो, स्वतंत्रता हो, बंधुता हो। इसके साथ साथ ये रूसो की जो पुस्तक थी, कहते हैं बड़ी संख्या में लोगों के हाथ में पहुंच गई। रूसो द्वारा एक पुस्तक कहते सामान्य इच्छा के सिद्धांत को जन प्रभुसत्ता के आधार पर बताया इसने। इसके साथ साथ रूसो ने एक बात और कही, रूसो ने कहा कि प्रकृति की ओर लौटो। आई कुछ याद आ रहे, प्रकृति की ओर लौटो। जब आदमी स्वतंत्र पैदा हुआ था, जब जो है मानव सभ्यता का विकास हुआ था, किस प्रकार से हुआ था, और आज किस प्रकार से आदमी जो है बेड़ियों में जकड़ा हुआ। जिस प्रकार से यहां स्वामी दयानंद जी ने कहा था वेदों की तरफ लौटो, वेदों की तरफ लौटो का नारा यहां दिया, और यहां जो कहता है प्रकृति की तरफ लौटो। अब जो आर्य समाजी भाई कहते हैं कि भाई स्वामी दयानंद का नारा जो वेदों की तरफ था, उसका मतलब ये था कि किसी प्रकार के ढोंग ढकोसले पाखंडवाद जो है से छुटकारा मिलकर, मूर्ति पूजा से, मंदिरों से छुटकारा मिलकर, और जो है प्रकृति की पूजा करने की बात करते हैं। वो ये भी प्रकृति की पूजा करने की बात करता है। ये एक जो है नई शिक्षा नीति और सबके लिए समानता की शिक्षा की बात करता है। ये चर्च के ऊपर, पाखंडों के ऊपर भी प्रहार करता है, ये अच्छी शिक्षा की बात करता है, ये राजा के ऊपर प्रहार करता, तानाशाही की बजाय गणतंत्र की स्थापना की बात करता। और एक बात कहता है भाई, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये कहता है जो शासक जनता को अधिकार ना देते हो और उनके अधिकारों का दमन करते हो तो क्या करो, उसका तख्ता पलट दो। ये बात कहता है, उस राजा को हटाने की बात कहता है, यानी क्रांति की स्पष्ट रूप से बात कहता है।
और नेपोलियन बोनापार्ट ने इसके बारे में कहा था कि अगर रूसो ना होता ना, अगर रूसो ना होता तो संभवत फ्रांस की क्रांति भी ना होती। ये बात कहता है ये नेपोलियन बोनापार्ट ने बात स्वीकार की थी, उनके स्वयं के शब्द ये रहे। उसके बाद आता दिद्रो। दिद्रो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। कहते 1713 से लेकर 1784 ईस्वी तक दिद्रो बेटा इसने विश्वकोश का संपादन किया। इसमें कहते कि अनेक जो विचारक थे, अनेक जो विद्वान थे, उनके राजनीति संबंधी विचार, धर्म से संबंधी, अर्थशास्त्र संबंधी जो विचार थे, उन लोगों के, सभी लोगों के विचारों को इसने उठा लिया। अब सभी लोगों के लेखों को उठा दिया और इसने एक पुस्तक प्रकाशित कर दी। अब पुस्तक तो प्रकाशित कर दी, सरकार ने कहते हैं कि इस पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन पुस्तक फिर भी प्रकाशित होगी। इसके साथ इसे कारावास में डाल दिया, यानी कारावास में डाल दिया। इस पुस्तक के माध्यम से कहते हैं कि कुलीन तंत्र ने रोड़ा उड़े चल रहा है। पादरी, कुलीन तंत्र, राजा, ये कुलीन तंत्र, पादरी, राजा, इनके विशेषाधिकारों का विरोध करता है। ये सभी लोगों के समानता की बात करता है। चर्च, जो कैथोलिक चर्च है, उसके अंदर जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की बात करता है। कुल मिला के हम ये कहें कि भाई इन इतिहासकारों के, जो ये उस समय के समकालीन इतिहासकार हैं, जो उस समय के जो है दार्शनिक जो हुए हैं, इनके विचारों में साझा रूप से मैं एक बात कह सकता हूँ कि किस प्रकार से, देखो आप एक बात देखोगे कि सभी जो है चर्च की बुराइयों का विरोध करते हैं, चर्च की जो है पादरी वर्ग के नैतिक पतन का विरोध करते हैं, धार्मिक आडंबरों का विरोध करते हैं, जो है कुलीन तंत्र की जो ताकत है, कुलीन तंत्र के विशेषाधिकार जो है, उनका विरोध करते, जन सामान्य की बात करते और मोस्टली रूप से लोकतंत्र की बात करते। वाल्तेर ने छोड़कर सारे के सारे जो गणतंत्र, लोकतंत्र की बात करते हैं। वाल्तेर भी एक बात कहता है कि जगह जगह जो सत्ता खिंड रही है ना, जो गिरडी घूमे है, विकेंद्रीकरण है, कोई भी जिसने देखो चौधरी है, इसके स्थान पर एक की बात करता, 100 चूहों की बजाय एक शेर की बात कहता वो। अच्छा भाई ये बताओ, यहां तक कुछ पल्ला पड़े था रे? यहां तक ठीक है? ए बाकी विकास, कोमल, प्रीति, रीना, कोई समझ में आया के? ठीक है, आगे चलूं? ठीक है बेटा। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद कहते हैं बेटा कुछ विदेशी घटनाओं का प्रभाव बहुत पड़ता है, और विदेशी घटनाओं में सबसे जो डायरेक्ट रूप से प्रभाव पड़ता है वो है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम जो 1776 से लेकर 1783 तक चला। अब इसमें जो है लुई 15वां जो है भाग लिए। अब ये ना कहियो जी 15वां तो 74 में मर लिया, मैं बताता हूँ कैसे। बेटा जब सप्तवर्षीय युद्ध हुआ ना, सप्तवर्षीय युद्ध के बाद कनाडा इनके हाथ से चला गया। उस समय लुई 15वां शासक है, लुई 14वां, सॉरी 16वां बाद में बने हैं 74 में। अब जो 76 की घटना, लेकिन क्या 76 में एकदम घटना घट गई? जब कनाडा हाथ से गया 63 में इनकी संधि हुई, जब ये 63 में युद्ध बंद हुआ, उसके बाद पेरिस की संधि हुई। जब कनाडा हाथ से गया तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने वहीं से धन, हथियार, सब कुछ देना जो है अमेरिका के क्रांतिकारियों को देना प्रारंभ कर दिया, उनको भड़काना शुरू कर दिया। वहीं से चल पड़ा ये काम। धन जो पैसे की तरफ वहीं से बहाना शुरू कर दिया इन्होंने ये कह दिया कि कनाडा गया तो अमेरिका भी जाएगा, अमेरिका भी जो इंग्लैंड, अब इंग्लैंड से जाएगा, हमारे हाथ से कनाडा गया, इनके हाथ से इंग्लैंड जाएगा। तो बहुत ज़्यादा अब 1776 से 83 बेटा यो तो डायरेक्ट युद्ध चल रहा था, इसमें तो डायरेक्ट रूप से फ्रांस ने भाग ले लिया। एक तो इनडायरेक्ट चल रहा था, ये अब डायरेक्ट आ गया। तो कुल मिला के कहें कि 1763 के बाद, 1763 से 1783 बेटा 20 साल होगी, 20 साल से फालतू होगी। 20 साल लगातार जो है अमेरिका के अंदर इंटरफेयर करता रहा। ये 7 साल तो डायरेक्ट है, बाकी इनडायरेक्ट थे। अब क्या हुआ? सबसे पहले क्या हुआ, अमेरिका के लोगों ने इंग्लैंड के शोषण और अत्याचार के विरुद्ध लड़ते हुए जीत पाई। और भाई
उन नारा कह दिया समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और लोकतंत्र की बात कर ली। किस प्रकार से वो लोग लड़े ये फ्रांस के लोगों ने देखा। फ्रांस के लोगों ने महसूस करा यार जो अमेरिका के नागरिक इकट्ठे होकर इंग्लैंड को पराजित कर सकते हैं, उसको भगा सकते हैं, और वहाँ समानता की बात हो सकती है, स्वतंत्रता की बात हो सकती है, बंधुता की बात हो सकती है, तो हमारे क्यों नहीं, हम भी कर सकते हैं। हमने लुई सोलवा को हटा सकते हैं, हम इसमें राजतंत्र को हटा सकते हैं, या हटा नहीं सकेंगे तो उन पर प्रेशर बना सकते हैं बढ़िया। तो ये बातें जो इंग्लैंड को वहां से पराजित होने के बाद जो इनको जब ये वापस आए तो महसूस, बड़ी संख्या में सैनिक गए यहाँ। अब सैनिक गए तो उन्होंने डायरेक्ट रूप से नजदीक से देखा, नजदीक से अमेरिका को देखा, उनके नागरिकों को देखा। इन लोगों ने यहाँ आके अपने लोगों को धीरे धीरे जागरूक करना प्रारंभ कर दिया। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा धन इंग्लैंड के खिलाफ लड़ते हुए लगा दिया, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में लगा दिया। फ्रांस का दिवालिया निकल गया, स्टेज पर जैसे बिल्कुल हालत खराब होगी। अब नए कर लगाने की बात आई, वो भी जो है अमेरिका की क्रांति के बाद है। नए कर लगाना ही अमेरिका की फ्रांस की क्रांति का बड़ा कारण सिद्ध हुआ। बेटा एक बात और भी, लफायेट था, फ्रांस की क्रांति का नेता था, और वहाँ एक सैनिक के रूप में एक जो है मैन अधिकारी के रूप में गया हुआ था फ्रांस की तरफ से, फ्रांस का एक सैनिक अधिकारी था। ये लड़ाई इसने क्या कहा था, इसने कहा था कि अमेरिका संविधान की प्रति लेकर यो आदमी लफायेट फ्रांस पहुंचा था। लफायेट फ्रांस आया और उसने लोगों को इसी प्रकार के संविधान बनाने के लिए लोगों को अनुरोध किया, लोगों को जागरूक किया। कुल मिलाकर हम एक बात कह सका, इन लोगों ने अमेरिका से संविधान भी लिया, उस संविधान के तहत अपने यहाँ जो है संविधान तंत्र लागू करने की बात करने लगे। ये लोग जो है अमेरिका की क्रांति से सीख लेते हुए इन लोगों ने जो है बड़ी संख्या में लोगों को जागरूक किया। सैनिक आए, सैनिकों ने जागरूक किया। अमेरिका की क्रांति के विचारों से ये लोग प्रभावित हुए। पैसा लगे तो पैसा इन लोगों ने आम आदमी के ऊपर था, आम आदमी इकट्ठा होने लग गया। ब्रिटेन की घटनाओं का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता भाई, क्योंकि आप इनके इतिहासकार भी देख लो, इनके जो इतिहासकार है वाल्टेर भी उड़ चला गया था, मांतेस्क्यू पहुंच गया था, तो अलग अलग लोग एक बार जाके आते हैं वहाँ। ये लोग डायरेक्ट रूप से इंग्लैंड से बड़े प्रभावित हैं। इंग्लैंड, दूसरा फ्रांस, यूरोप के अंदर प्रमुख साम्राज्यवादी शक्ति थी, प्रमुख व्यापारिक शक्ति थी, और जो है यूरोप के सबसे ताकतवर देशों में इनकी गिनती होती है। इंग्लैंड के अंदर जो है शासक और संसद का जो संघर्ष के बाद जो निकला शानदार क्रांति हुई, वह किस प्रकार से प्रतिनिधि, किस प्रकार संसद का निर्माण हुआ, और जो धीरे धीरे लोगों को किस प्रकार से सुविधाएं देने की बात होने लगी, लोगों के लिए सुविधाएं बात आने लगी, सुविधा, बार बार सुविधाएं, और किस प्रकार से लोगों के लिए जनसाधारण की संस्थाओं का निर्माण होने लग गया। इस बात से फ्रांस के लोग प्रभावित हुए। इनके राइटर एक बात कहें कि देख कितना बढ़िया इंग्लैंड में, देख कितना बढ़िया इंग्लैंड में, वहां जो है राजा की शक्तियां सीमित और आम आदमी की शक्तियां घनी है, उधर संसद बनाती कानून, ये बात कहने लगे। तो यहाँ के लोग जो है इंग्लैंड से प्रभावित हुए। एक आयरलैंड का आंदोलन के बारे में बात आती है। जिस समय अमेरिका के अंदर क्रांति चली हुई थी, उसी समय 1779 से लेकर 82 तक यहां एक आंदोलन चल पड़ा, स्वतंत्रता आंदोलन चला, और नेतृत्व किया बेंटन ने नेतृत्व किया। अब अमेरिका में संघर्ष चल रहा है। अब ये इंग्लैंड वाले चाहते नहीं कि भाई जो है यहाँ आयरलैंड में कोई नया मुद्दा खड़ा हो जा। इन्होंने आयरलैंड के लोगों को अनेक प्रकार के नागरिक अधिकार दे दिए। अब ये अधिकार दिए, इस बात का प्रभाव फ्रांस में पड़ा। ये 2-3 घटनाएं घटती है ना, इन घटनाओं का प्रभाव फ्रांस में ये पड़ा कि फ्रांस के लोग राजतंत्र की बजाय गणतंत्र में विश्वास करने लगे, अधिकारों में विश्वास करने लगे, संविधान तंत्र में विश्वास करने लगे, और
समानता, स्वतंत्रता, बंधुता की बात करने लगे। इसके बाद कहते हैं बेटा तात्कालिक कारण बढ़ा, ये आर्थिक संकट से प्रारंभ हुआ। आइए बताओ भाई, यहां तक पल्ले पड़े था रे? यहां तक समझ आया भाई? चलो ठीक है। अब आता बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है। कारण क्या हुआ आगे? कहते तात्कालिक कारण। अब ये तात्कालिक कारण क्या था? कहते फ्रांस में जो है राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और जो है साहित्य, जो दार्शनिकों की भूमिका, विदेशी घटनाओं का प्रभाव, ये सारे सिस्टम इकट्ठे हो गए। इसके साथ साथ आर्थिक संकट आ गया, लोगों की जो है माली हालत बिल्कुल खराब थी। अब फ्रांस की माली हालत खराब है, और फ्रांस में क्या, फ्रांस में धन चाहिए। फ्रांस दिखने में तो कहता यूरोप का बहुत ताकतवर देश, एक समर्थ देश है भाई, बहुत पिछड़ा देश है, व्यापारिक सुविधाएं बहुत बढ़िया है, लेकिन अंदरूनी सिस्टम खत्म हो चुका था। कुलीन तंत्र के कारण, वर्साए के महल में जो पैसा व्यय होला उसके कारण, मेरी आंत्यानेत के कारण, फिजूल खर्चे के कारण, और समय समय पर अनेक जो है, समय समय पर अनेक वित्त मंत्री चेंज करे गए, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। अब नए टैक्स लगाने की बात आई, जो मेन प्रॉब्लम शुरू हुई थी, नए टैक्स। अब नए टैक्स लगाने की बात आई, यहीं से मुद्दा प्रारंभ होता है। अब क्या हुआ भाई, फ्रांस में राजा ने कहा कि जो है नए कर लगाए जाए। ठीक है, लगा ले, लेकिन उसी समय एक नया मुद्दा शुरू हो गया। मुद्दा क्या हुआ कि फ्रांस में जो है एक मान्यता थी, स्टेटस जर्नल थी एक। अब स्टेटस जर्नल जो थी वही फ्रांस के अंदर लगा सकती थी कर, अन्यथा जो राजा को अधिकार नहीं था। इसका गठन 1328 में हुआ था। आर्थिक दिवालिया निकल गया फ्रांस का, सुधारों की डिमांड करी समय समय पर, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं हुआ। अब एक बात और भी है भाई, फ्रांस का दिवालिया निकलने के पीछे कई कारण थे। एक तो जो आए दिन युद्धों का प्रभाव, एक दूसरा दूसरा जो है शासकों के द्वारा फिजूल खर्ची, तीसरा जो सामंत जो लोग थे, या जागीरदार कह लो, सामंत कह लो, कुलीन तंत्र के लोग कह लो, पादरी कह लो, इनका ऐश्वर्यपूर्ण जीवन, और जो है आम जनता की तरफ ध्यान ना देना, और करों का भार सारा उन आम जनता के ऊपर था। मेरी आंतनेत की भूमिका भी मैन इंपोर्टेंट, वो फिजूल खर्ची कराया कर दी। आर्थिक संकट को सुधारने की तरफ प्रयत्न किए गए। इसमें तुर्गो, नेकर, कलोन, ब्राइन, ये 4 वित्त मंत्री जो आते हैं। 1774 से लेकर 76 ईस्वी तक लुई 16 जब शासक बढ़ता है, तो सबसे पहले उसका ध्यान फ्रांस की वित्त व्यवस्था के ऊपर जाता है, जो चरमरा चुकी थी। वो जो है फ्री फंड के जो व्यय होया करते उसको कम करता है, एक बात। दूसरी बात क्या करता है, ये जो है कुलीन तंत्र के ऊपर नियंत्रण करता है। कुलीन तंत्र, और भाई कुलीन तंत्र पर नियंत्रण का मतलब क्या था? सीधी बात है, कुलीन तंत्र के अधिकारों पर अगर कोई आदमी आज लाओगा, शक्तियां उनके पास है, उन्होंने राजा से कह के, मेरी आंतनेता कह और जो उसके राजा के कान भर दिए, और जो है तुर्गों को हटा दिया। वो उसने कहा था कि कर लगाना तो आम जनता पर कौन लगे, लगाना तो कुलीन तंत्र पर लगा ले, जिनके पास सब कुछ है। इसके साथ फिर नेकर आता है। नेकर के बारे में कहा गया कि बड़ी अर्थशास्त्री था और एक साहूकार आदमी था। इसने क्या कहा, इसके बारे में कहा जाता है कि इसने स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसी समय अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो गया। 76-83 चल रहा है, 76-81 तक रहता है। इसमें फ्रांस कर्जों में दब गया, परिणाम इसको इसके पद से हटा दिया, चल मैं तू भी जा। फिर कलोन आया। अब कलोन ने क्या करा, कलोन ने कहा, इसने कहा कि सामंती अधिकार जो सामंत जो बनाया करते ना, उसने बेचने के, जो करीन में तो पद बेचे जाया करते, पद बेचने की बात कही इसने। इसको भी जो कुछ समय बाद जो है फ्रांस से जो हटा दिया गया।
ब्राइन 1787 से 88 तक ब्राइन बनता है। अब ब्राइन ने क्या कहा, ये ब्राइन ने कहा कि जो उसने सलाह ली, अब कुलीनों से सलाह ली, जनता से ली, और इसने राजा को क्या सलाह दी, इसने राजा को सलाह दी कि जो कर लगाओ और किस पर लगाओ, जनता पर लगाओ, आम जो आदमी साधारण वर्ग है। कुलीन तंत्र पे कर नहीं, क्योंकि वो तो उसको जो विशेषाधिकार प्राप्त है, पादरी वर्ग पर नहीं क्योंकि उसको विशेषाधिकार प्राप्त है, और संसद पे कर लगा दो, सॉरी जो आम आदमी पे कर लगा दो। अब राजा भी ठीक बोला, हाँ भाई ठीक है लगा दो। अब जो यह संसद थी एक नाम मात्र की, जो पार्लियामा जो बोलिया कर दे, उसने राजा ने कह दिया भाई आप कर नहीं लगा सकते, आपको राइट ही नहीं है। क्यों? इसने कहा कि जो है स्टेटस जनरल का अधिवेशन बुलाना पड़ेगा, फ्रांस में स्टेटस जनरल का अधिवेशन बुलाना पड़ेगा, और स्टेटस जनरल को अधिकार है कि वो कर लगाएगी। अब राजा ने घोषणा कर दी, राजा ने कहते 8 अगस्त 1788 को घोषणा कर दी कि स्टेटस जनरल का अधिवेशन मई में होगा, चलो भाई। अब मई में जो है होगा तो क्यों होया, और यह बात ब्राइन की बात को मान कर कराया था इसने साधारण जन पे। अब ब्राइन के साथ मतभेद हुए, ब्राइन को हटा दिया गया, दोबारा से नेकर को वित्त मंत्री बुला दिया, और नेकर को ये स्टेटस जनरल का अधिवेशन बुलाने का कार्य सौंप दिया। 2 नंबर का आ सकता, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेकर, फ्रांस की क्रांति जब होती है तो नेकर था उस टाइम वित्त मंत्री। इसी को हटाने की घटना के बारे में कुछ लोगों में जो द्वेष की भावनाएं फैली थी। अब क्रांति की घटना है बेटा, राजा एक बात पड़ी है कि भाई जनता कर देगी। जनता यह चाहे है कि जो बड़े बड़े आदमी हैं, कुलीन तंत्र के लोग, पादरी वर्ग के लोग, इनका धन का कर लो ना। फ्रांस में एक बात का प्रचार होने लग गया कि चर्च की संपत्ति, इन कुलीन तंत्र की संपत्ति को क्या करो, इस संपत्ति को देश के हित में लगा लो, देश के हित में लगा लो। और वो कुलीन तंत्र और पादरी वर्ग के लोग जो अपने संपत्ति और अपने अधिकारों को छोड़ने को तैयार नहीं है। परिणाम हुआ स्टेटस जनरल का अधिवेशन की बात आ गई। अब भाई किसी ने बेरा तो को नहीं, स्टेटस जनरल है के करने लगे, लोगों ने कागज खंगाल मारे, लोगों ने जो है कागज खंगाल मारे, और क्या रिजल्ट निकला, रिजल्ट निकला भाई तीन उसके वे हैं सदन है। नंबर 1 पादरी वर्ग, नंबर 2 सामंत यानी सामंत को या कुलीन तंत्र कह लो, नंबर 3 जनसाधारण, 3 है। अब 3 जो सदन है ना, इन तीनों का सम्मेलन होगा इकट्ठा, उसके बाद इनका इकट्ठा होगा, फिर अलग अलग होगा, और इनके वोट पड़ेंगे, इनके वोट पड़ेंगे, तीनों में से जो भी 2 वोट इकट्ठे हो गए ना, वह बात मान ली जाएगी, यही बात मान ली जाएगी। अब यारे जो है एक मुद्दा उलझ गया। थोड़ा एक और बताऊं बेटा, इससे पहले कहते हैं कि जो स्टेटस जनरल जो थी ना, यह 1328 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। 1328 ईस्वी में इसका गठन हुआ था, और इसकी मीटिंग जो है समय समय पर होया करती, समय समय पर इसकी मीटिंग हुआ करती थी, और जो है जनसाधारण के हित में होया करती। और 1614 ईस्वी के बाद इसकी कोई भी मीटिंग नहीं हुई थी। क्यों नहीं हुई भाई? राजा ने बंद कर दी, राजा ने इन मीटिंगों को बंद कर दिया। राजा नहीं चाहता था कि जनसाधारण के हितों के लिए कुछ बात होए, और ये मीटिंग को बंद किया था लुई 14वां ने। लुई 14वां के शासनकाल में बंद हुई थी, और लुई 15वां ने इसको बिल्कुल बंद कर दिया, खत्म कर दी दिया। अब बात आती है भाई ठीक है, अब सिस्टम क्रिएट हो गया, वो सारे लोगों ने देख लिए भाई सिस्टम के है, देखा भाई इसका तो चुनाव हो, अगर एक सिंपल ही बात आई कि इसका होता चुनाव, और चुनाव होने के बाद क्या होगा, चुनाव होने के बाद जो चुने हुए प्रतिनिधि है वो इकट्ठे बैठेंगे। अब आया कहते बेटा 25 साल का हर वो नागरिक, हर वो व्यक्ति जो फ्रांस का पुरुष, महिला नहीं, हर पुरुष को वोट डालने का अधिकार मिल गया। मतदान हो गया, मतदान हुआ 24 जनवरी 1789 को जो चुनाव प्रारंभ हुआ और मतदान हो गया, और सदस्य चुन लिए गए। कुल सदस्य चुने 1214। जो प्रथम सदन था ना जिसमें पादरी वर्ग थे उसमें 308, दूसरा सदन था
285 जो कुलीन सदस्य थे। और तीसरा जो सदन था जनसाधारण का, इसमें 621 व्यक्ति चुने गए। 621 व्यक्ति चुने गए। टाइम तो हो गया लेकिन थोड़ा है इसमें, मैं इस टॉपिक को यहां तक पूरा करा देता हूं जल्दी जल्दी। 3 सदन हो गए। अब कहते हैं बेटा स्टेटस, जो स्टेटस जनरल थी, स्टेट जनरल कहते, स्टेटस कहते, स्टेट जनरल, इसका अधिवेशन 5 मई 1789 ईस्वी को इसकी तिथि टेक दी गई। अधिवेशन 8 बजे प्रारंभ हुआ। अब यहीं से विवाद शुरू हो गया। जो जनसाधारण के लोग थे उनने इतिहास को पढ़ा, उन लोगों ने देखा यार ये तो दिक्कत बात है। कुलीन तंत्र के लोग और पादरियां ने पढ़ा और कुलीन वर्ग के लोगों ने भी पढ़ा। जब इन लोगों ने पढ़ा ना तो इन्हें देखा कि भाई तो दिक्कत है। कुलीन तंत्र के लोग, पादरी लोग इकट्ठे हो गए, जनसाधारण के लोग, क्योंकि एक बात की डिमांड उठी थी कि जो टैक्स लगाना ना वो जनसाधारण पर लगाना है, टैक्स बढ़ाना है वो जनसाधारण बढ़ाना है। कुलीन तंत्र के विशेषाधिकार से तो दोनों इकट्ठे हो गए। इस बात की भनक सारा लाग गई। राजा और कुलीन तंत्र और पादरी ये इकट्ठे हो गए, जनसाधारण एक साइड रह गया। और आपको पता कि बहुमत जो है जनसाधारण का था। वैसे अगर यहाँ स्टेट जनरल में देखा जाए तो बहुमत था भाई इन दोनों सदनों का। अब जो यहाँ 1 घंटा कहते तीसरे वर्ग, पहले 2 वर्ग तो बैठ गए अपने अपने उसमें, तीसरा वर्ग ना इसको जो बाद में जो खड़े रखे कई घंटे दी, कई घंटे खड़े रहे और बाद में जो है इनकी बेंचा बैठाया। यानी भेदभाव लोगों ने, आप देखे यार ये आदमी तो बढ़िया गद्दे बैठे हैं और हम 3-4 घंटे हो रहे हमने खड़े ने। भाई चुने हुए प्रतिनिधि हम भी, हाँ संसद में चुने हुए प्रतिनिधि हम भी, ये भी चुने हुए हैं, हमें तो बैठने को दिया नहीं और हम बैठे और मारती जो बैठा दिया, बेंचा बैठा दिया और वो गद्दे बैठे हैं और हमारे तो बहुत देर पहला बैठे हम खड़े हैं। यहीं से इन लोगों के मन में थोड़ा थोड़ा विचारों में भिन्नता आने लगी। ये घटना। अब कहते हैं कि जो है पहला तो एक राजा ने भाषण दिया, क्योंकि राजा का तो होगा जो राष्ट्रपति दिया आपने। राजा ने भाषण दिया और उसमें कुछ नहीं था, कोई भाषण नहीं था उसमें, नरा बकवासबाजी थी। राजा बेरानी कव के है और जनता को क्या कह रहा है, सुनाई कुछ नहीं दिया जनता को। इसके बाद कहते हैं कि जो है वित्त मंत्री नेकर ने लगभग 3 घंटे भाषण दिया और जो है भाषण के बाद ये सभा समाप्त हो गई अगले दिन के लिए। अब दूसरा दिन आ गया। अब दूसरा दिन क्या था, सभी वर्गों को अलग अलग बैठना था। सारी बात सुन ली, राजा का भी सुन लिया, वित्त मंत्री का भी सुन लिया और सारी बात का एक ही निचोड़ आया, भाई नए कर लगाने हैं और नए कर लगाने हैं। जनसाधारण ने ब्याह देख ली, दोनों सदन इकट्ठे हो लिए हैं। तो अगला दिन आया। अभी ने क्या कहा, जो तीसरा वर्ग था जनसाधारण का वर्ग था, उस वर्ग ने कहा कि हमारे लग को नहीं बैठा, सारे एक मीटिंग इकट्ठी करवाओ। सबकी मीटिंग इकट्ठी करने की बात कर दी। अब इकट्ठी बाबा तो नाट के भाई, राजा भी नाट गया और वे भी नाट गए, सभा पाट गई किस्म की, सभा पाट गई। जो तीसरा दल था, जो तीसरा स्टेट था, जो साधारण जन था, जनसाधारण के सदस्य थे, इनने क्या कराया, इनने जो है अपने आप को राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया, राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया और ये कहा कि जब तक इकट्ठे नहीं बैठ लेंगे ना, जब तक कोई भी निर्णय नहीं होगा। और इन लोगों ने 17 जून को जो है एक राष्ट्रीय सभा का निर्माण कर दिया। बेटा धीरे धीरे क्या हुआ, देखो कुछ लोग इसे भी थे, आपने ओ माई गॉड फिल्म देखी होगी, ओ माई गॉड में आप देखा ना, कुछ तो इसे है जो वहाँ जो मठाधीश जो कहते हैं कि ना ये जो प्रेस रावल केस कर गलत कर है, और उसमें 1-2 बंदे इसे भी होनू का ना ये ठीक कर है, इससे बात कर लेनी चाहिए। तो बेटा कुछ पादरी जो थे ना और कुछ कुलीन तंत्र के लोग, कुछ जो सुधारवादी लोग थे, कुछ पादरी, वो पादरी भी इन साधारण लोगों के साथ मिल लिए। इस तरह इनका हौसला और ज्यादा बढ़ गया। अब जो है शासक गेला टकराव की बात आ गई। इनने अपने आप को राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया और शासक ने कहा कि राष्ट्रीय सभा ने उसको जो है गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया, गैर कानूनी संस्था घोषित किया। और कहते कि इनकी एक सभा बुलाने की, राजा के ऊपर प्रेशर पड़ा, राजा ने एक सभा बुलाने की बात तो कर दी, राजा ने एक सभा बुलाने की बात कर दी, इकट्ठी हो जाएगी। लेकिन अब 20 जून का दिन हो गया। 20 जून में कहते हैं कि जब ये पहुंचे ना सभा सदन में, उसका गेट मार दिया पहला ही और सभा हुई को नहीं। पास में एक टेनिस कोर्ट था,
टेनिस कोर्ट जो खेल का मैदान, टेनिस का खेल का मैदान था, ये सारे लोग उड़े इकट्ठे हो गए। ये सभी लोग वहाँ इकट्ठे हुए। अब यहाँ बेली एक वहाँ एक नेता होता है, एक सदस्य होता है मैन, वो एक सौगंध दिलावे है और वो क्या है, वो कहता है कि राष्ट्रीय सभा जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेती, जितने भी ये लोग हैं, हम सभी लोग जो है अलग नहीं होंगे, हम सभी अलग नहीं होंगे। परिणाम ये हुआ कि 23 जून को सभी का एक सामूहिक एक सम्मेलन बुलाया जाता है। अब राजा निरंकुश था और उसने जो है इस सभा को गैर कानूनी घोषित कर दिया और कहा कि यह असंवैधानिक है। विवाद बढ़ता चला गया, धीरे धीरे विवाद बढ़ता चला गया। शासक ने क्या कहा, शासक ने भाई सैन्य अधिकारियों को आदेश दे दिया, इसमें जो है कि इनको उठा दो, इनको भगाओ यहाँ से उठा के। जो कर आपने देखा होगा कई बार जो यहाँ आंदोलन होते, पुलिस लाठीचार्ज होते हैं, भगा दो इन्हें, पुलिस लाठीचार्ज हो गए, वो भी कहे कि लाठीचार्ज कर दो। तो मिराबो नामक एक जो है इनका नेता होता उस टाइम, ये कहता है कि जनता की मर्जी से यहाँ बैठे हैं। उन्होंने कहा कि जनता की मर्जी से यहाँ बैठे हैं, केवल हमें तलवार के बल पर ही उठाया जा सके, उसकी नोक पर ठा सको ना, तो हम, इसका मतलब ये था बेटा हम ना मार कर ठा सको हो ना, तो नहीं ठा सकते, हम नहीं उठते भाई। अब जो है राजा के ऊपर प्रेशर पड़ने लग गया। धीरे धीरे ये घटनाएं जो है पूरे देश के अंदर फैलने लगी। जब पूरे देश में इन घटनाओं का प्रचार प्रसार होने लग गया, इसी दौरान जो नेकर को हटा दिया गया था उसका भी प्रभाव पड़ा पूरा देश के अंदर। लोग राजा के खिलाफ हो गए। राजा ने देखा भाई तेरी तो दिक्कत आ गई, तो राजा ने बेटा 27 जून को इनकी बात को मान लिया और कहा कि वह 30 जून 1789 को एक जो है संयुक्त सम्मेलन होगा, बास्तिल का पत्र। अब जो है नेकर को हटा दिया और पूरा देश में समाचार फैल गया। एक भीड़ इकट्ठी हुई 14 जुलाई को फ्रांस में पेरिस में एक भीड़ इकट्ठी होती है। अब भीड़ जो इकट्ठी थी ना, यहाँ एक पत्रकार आता है। उस पत्रकार ने क्या कहा, इसका नाम था मैथाइल देसमोला। इसने एक भड़काऊ भाषण दिया और भड़काऊ भाषण में इसने क्या कहा, उसने कहा कि जो सार था शासक विरोधी सैनिकों, एक घटना घटी थी वो बताना भूल गया मैं आपको। इसी दौरान क्या हुआ कि राजा ने देखा भाई जनता तो इकट्ठी होने लगी और तेरी सत्ता हिल सकती है, कुछ सैनिकों का भी समर्थन प्राप्त था। अब राजा ने क्या करा, राजा ने जर्मनी तय, स्विट्जरलैंड तय, ऑस्ट्रिया तय सेना बुला ली और इस बात का नेगेटिव फर्क पड़ा। फ्रांस के लोग एक बात, फ्रांस के सैनिक और फ्रांस के लोग ये कहने लगे अच्छा तो ये भी विदेशी सैनिक आके हमें जो है, विदेशी सैनिक आएंगे और वो मारती दबाओगे, ये बात आने लगी। इस बात का प्रचार होने लग गया। तो यह बात जो है इसने कहा था, जो पत्रकार था मैथाइल देसमोला ने कहा था कि जो है भाषण का साथ था, शासक विरोधी सैनिकों का प्रयोग कर हमें कुचलना चाहता है, ऐसे में हमारी रक्षा तभी संभव हो सकती है जब हमारे पास हथियार हो। हथियार अब के बात आने लगी, अब हिंसक क्रांति की बात आने लगी। पहले तो जो है लोग इकट्ठे होकर विरोध कर रहे हैं शासक का, अब क्रांति की बात आने लगी। इसी दौरान एक घटना और बता देता हूँ थोड़ी। जब लोग भूखे लोग जो है रोटी मांग रहे थे, ब्रेड दो, तो रानी ने क्या कहा था, रानी इतनी ना समझती, रानी ने कहा ब्रेड रोटी नहीं है तो केक खा लो। अरे केक तो महंगा था आपसे, केक से पेट भरता क्या, रोटी से भरता पेट तो रानी इतनी ना समझती, उसने ये बात कहा और इस बात का जो है फ्रांस की जनता के अंदर प्रचार हुआ था। फ्रांस के लोग इसे मेरी मैडम घाटा कहा करते थे और जो पेरिस के महल को राज्य की कब्र कहा करते थे। अब क्या हुआ बेटा, अब जो है एक आदमी ने कह दिया बास्तिल का किला है और उस किला में अंदर हथियार पड़े हैं। वो भीड़ जो है भीड़ के रूप में चल पड़ी सीधी, और यहाँ कहते हैं कि बास्तिल में गवर्नर दी लोने और जो भीड़ ने यहाँ अधिकारियों को मार दिया और सैनिकों को कब्जा में, सैनिकों को मार दिया, सारे अधिकारी मार दिए, सैनिक मार दिए और साथ में जो बंदी थे उनको रिहा करवा दिया। बेटा ये सम्राट और उसकी सम्राट बुर्बोवंश राजतंत्र तानाशाही का एक मुख्यालय था। इसका मतलब राजतंत्र टूटने का एक प्रतीक था।
इसके साथ ही जो है ये घटना घटती है। अगला जो है यहाँ से ही फ्रांस की ये इतनी घटना था, फ्रांस की क्रांति हो जाती है और राजा जो है राजा इनकी बात को मान लेता। अब क्या हुआ आगे ये जो है अगला टॉपिक में कल बताया जाएगा।